नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 24 अप्रैल और हम 24 अप्रैल 2020 के विषय में ही विशिष्ट चर्चा करने वाले हैं कि कौन से विशेष प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विशेष रहेंगे। लेकिन इससे पहले चलते हैं अपने कल के प्रश्न की ओर। अपना कल का प्रश्न था, किस राज्य में ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति की खोज हुई है? और इसका सही उत्तर था अरुणाचल प्रदेश। क्या होता है ग्रीन पिट वाइपर? तो आपको बता दूं कि ग्रीन पिट वाइपर विश्व का सबसे जहरीला सांप होता है और इसी की एक नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में मिली है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हो तो आप इसको लाइक जरूर किया करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अब अपन चर्चा करने जा रहे हैं आज यानी 24 अप्रैल 2020 के विशिष्ट तथ्यों की। आज का पहला प्रश्न है अपना, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? चार विकल्प हैं, 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है 4 नंबर विकल्प 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, वे लेखक जिन्होंने हमारे लिए मानवता, सामाजिकता और सांस्कृतिक तथ्यों को पिरोकर रखा है, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। साथ ही एक और विशेष तथ्य आपको याद रखना है कि जब 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है तो एक पुस्तक राजधानी भी घोषित की जाती है। और यह आपसे पूछा जा सकता है कि इस वर्ष की पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो याद रखना, कुआलालंपुर को इस वर्ष की पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। दोबारा बता देता हूं, कुआलालंपुर को इस वर्ष की पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। साथ ही इसी दिन यानी कि 23 अप्रैल को ही इंग्लिश लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है। अब चलते हैं अपन आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल द्वारा किस राज्य में रावी नदी पर पुल बनाया गया है? जी हां, सीमा सुरक्षा बल द्वारा किस राज्य में रावी नदी पर पुल बनाया गया है? असम, पंजाब, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है पंजाब में। पंजाब में इस नदी पर हर वर्ष पुल बनाया जाता था जो अस्थायी पुल होता, और जब तेज बरसात होती तो वो पुल बह जाया करता था। लेकिन इस वर्ष एक स्थायी पुल बना दिया गया है जिसके बरसात ऋतु में बहने की कोई आशंका नहीं रहेगी। तो पंजाब में यह पुल बनाया गया है। इससे पहले हमने एक दिन बात की थी, अरुणाचल प्रदेश में भी एक पुल बनाया गया था, डेपोरियो पुल। वो भी आपको याद रखना है कि इससे पहले सीमा सुरक्षा संगठन द्वारा ही डेपोरियो नामक पुल अरुणाचल प्रदेश में भी बनाया गया था। इसके बाद है आज का अपना तीसरा प्रश्न। आज का अपना तीसरा प्रश्न है, किस देश द्वारा सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया गया है? जी हां, नूर का अर्थ होता है रोशनी। तो किस देश द्वारा सैन्य उपग्रह नूर को लॉन्च किया गया है? चार विकल्प हैं, ईरान, इराक, कुवैत या पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर है वो है ईरान। यदि अपन ईरान की बात करें तो राजधानी है तेहरान, मुद्रा का नाम है रियाल और वहां के प्रधान हैं हसन रूहानी, यानी प्रधानमंत्री हैं हसन रूहानी। इसके बाद है आज का अपना चौथा प्रश्न। आज का अपना चौथा प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा रिलायंस जियो के 9.9% हिस्सेदारी को खरीद ली गई है? यानी रिलायंस जियो के 9.99% शेयर्स को खरीद लिया गया है। चार विकल्प हैं, गूगल, फेसबुक, टाटा या हीरो। तो इसका सही उत्तर है
वो है 2 नंबर फेसबुक। जी हाँ, फेसबुक के द्वारा रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी को खरीद लिया गया है। फेसबुक की यदि बात करें तो इसके वर्तमान सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग, और फेसबुक ने इससे पहले व्हाट्सएप को भी खरीद लिया था। इसके बाद चलते हैं अपन आज के 5वें प्रश्न पे। आज का अपना 5वां प्रश्न है, समुद्री तट पर लेदरबैक कछुए के घोंसले कहां पाए गए हैं? प्रश्न दोबारा सुन ले। किस देश के समुद्री तट पर लेदरबैक कछुए के घोंसले पाए गए हैं? उस देश का नाम आपको बताना है। थाईलैंड, इंडोनेशिया, जापान या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर है 1 नंबर विकल्प थाईलैंड। देखिए, इससे पहले थाईलैंड ने लेदरबैक कछुए को लुप्त प्राय मान लिया था। उन्होंने मान लिया था कि इस प्रजाति के कछुए अब नहीं पाए जाते हैं। लेकिन देखिए, कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है, ये इसका एक पॉजिटिव तथ्य भी है कि अब पर्यावरण बिल्कुल स्वच्छ होने लगा है और जो समुद्री और अन्य जो जीव थे पुनः धीरे 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 लौटने लगे हैं। तो उन्हीं में से एक है लेदरबैक, जो कि थाईलैंड के समुद्री तटों पर पाया गया है। ये सामान्य कछुए से थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद बात करते हैं अपन आज के 6ठे प्रश्न की। आज का अपना 6ठा प्रश्न है, IMMA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? IMMA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राकेश शर्मा, महेश राव, नितिन कुमार या प्रमोद सिंह? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प राकेश शर्मा। अब यदि अपन बात करें कि IMMA क्या है, तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को IMMA कहा जाता है। और इसके जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं वो है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा वर्तमान समय में बजाज ऑटो के अध्यक्ष हैं और उन्हीं को नया अध्यक्ष बना दिया गया है अब IMMA का। इसके बाद बात करते हैं आज के अपने 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है, कोविड-19 के विषय में चेतावनी देने हेतु वास करो ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कोविड-19 के विषय में चेतावनी देने हेतु वास करो ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? IIIT दिल्ली, MHRD, स्वास्थ्य मंत्रालय या इसरो? तो इसका सही उत्तर है वो है IIIT दिल्ली, यानी इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पुनः सुन लीजिएगा, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा वास करो ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके बाद है आज का अपना 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा एकता मित्रा ऐप और एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किए गए हैं? यानी ऐप भी बनाई गई है और उसी कार्य के लिए हेल्पलाइन नंबर भी बताए गए हैं। किस राज्य सरकार द्वारा ऐसा किया गया है? 4 विकल्प हैं, कर्नाटक, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है वो है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने उन लोगों के लिए जिनको शंका है कि शायद मैं कोविड-19 से ग्रसित हूं लेकिन वो हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे हैं या जाना नहीं चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए एक ऐप विकसित की है, एकता मित्रा ऐप, जिसके द्वारा वो डॉक्टर्स से परामर्श ले सकता है, अपनी स्थिति के बारे में बातचीत कर सकता है। यदि ऐप के माध्यम से वो नहीं करना चाहता तो एक हेल्पलाइन नंबर है
जिन पर भी वह बातचीत कर सकता है, और वो नंबर हैं 14410। पुनः सुन लीजिएगा, 14410 के माध्यम से भी वह डॉक्टर्स से परामर्श ले सकता है। इसके बाद है अपना नवा प्रश्न। तो नवा प्रश्न है, BWF के आईआम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? पुनः सुन लीजिएगा, BWF के आईएम बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? पीवी सिद्धू को, रोहित शर्मा को, दिनेश कार्तिक को या MS धोनी को? तो इसका सही उत्तर है वो है पीवी सिद्धू। BWF क्या है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। BWF का मतलब है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसी का एक अभियान है आईएम बैडमिंटन, जिसमें जो लोग विशेष रूप से बैडमिंटन खेलना चाहते हैं उसके लिए एक अभियान चलाया गया है, और उसकी ब्रांड एम्बेसडर भारतीय पीवी सिद्धू को बनाया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान होगा, पीवी सिद्धू को ही आंध्र प्रदेश सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर की ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है। इसके बाद बात करते हैं आज के 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? IIIT दिल्ली, MHRD, स्वास्थ्य मंत्रालय या इसरो? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, MHRD, मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय। यदि आपको पूछा जाए कि मानव संसाधन कल्याण मंत्री कौन है, तो आपको बताना है रमेश पोखरियाल निशंक। अब बात होती है कि ये क्या है, राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यादान 2.0 क्या है? तो ये उन अध्यापक और छात्रों के लिए है जो ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, या फिर वो संस्थान जो ऑनलाइन एजुकेशन से जुड़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए है विद्यादान 2.0 कार्यक्रम। उसके बाद है आज का 11वां प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? 4 विकल्प हैं, 140वां स्थान, 141वां स्थान, 142वां स्थान या 143वां स्थान? तो यहां पे भारत को मिला है 3 नंबर विकल्प, यानी 142वां स्थान। गत वर्ष भारत का स्थान 140वां था और वह 2 पायदान फिसलकर अब पहुंच चुका है 142वें स्थान पर। देखिए, यह भी पूछा जा सकता है कि प्रथम 3 देश यानी टॉपर 3 देश कौन कौन से रहे हैं। तो याद रखना, जो पिछली बार भी टॉपर रहा था वो इस वर्ष भी टॉपर है। नॉर्वे 1 नंबर पे है, फिनलैंड 2 नंबर पे है, डेनमार्क 3 नंबर पे है। ये कुल 180 देशों के आंकड़े हैं, यानी 180 देशों की रेटिंग को जारी किया गया है, और इसमें सबसे लास्ट में रहा है उत्तरी कोरिया, वो 180वें नंबर पे रहा है, और भारत का नंबर है 142वां। इसके बाद चलते हैं आज के अपने 12वें प्रश्न की ओर। आज का अपना 12वां प्रश्न है, DCEP नाम से एक डिजिटल करेंसी किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? 4 विकल्प हैं, चीन, अमेरिका, जापान और सऊदी अरब। तो DCEP नाम से जो डिजिटल करेंसी जारी की है वो चीन के द्वारा जारी की गई है। DCEP के लिए अपन बात करें कि DCEP क्या है, तो डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक
पेमेंट। फुल फॉर्म है इसका, पुनः सुन लीजिएगा, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इसको नाम दिया गया है। तो ये चीन के द्वारा जारी हुई है। चीन के बारे में आपको ये भी जानना चाहिए कि चीन में 2021 में एशियन यूथ गेम्स आयोजित किए जाएंगे। चीन में ही 2022 में विंटर ओलंपिक होंगे और 2022 में ही एशियन गेम्स का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए, इससे पहले जो डिजिटल करेंसी जारी की गई थी वो सऊदी अरब के द्वारा भी जारी की गई थी और उसको नाम दिया गया था ABER। पुनः सुन लीजिएगा, इससे पहले डिजिटल करेंसी सऊदी अरब के द्वारा जारी की गई थी जिसको नाम दिया गया था ABER। इसके बाद है आज का अपना 13वां प्रश्न। आज का अपना 13वां प्रश्न है, भारत ने किस देश को 23 टन आवश्यक दवाएं भेजी? किस देश को 23 टन आवश्यक दवाएं भेजी हैं? 4 विकल्प हैं, अमेरिका, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है वो है 2 नंबर विकल्प, नेपाल। जी हां, नेपाल को भारत के द्वारा 23 टन आवश्यक दवाइयां भेजी गई। इससे पहले आपको पता होगा भारत ने अमेरिका, जापान और भी बड़े बड़े देशों को ये आवश्यक दवाएं भेज चुका है और अन्य देशों को जो आवश्यक दवाएं भेज रहा है वो एक ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा और उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन संजीवनी। यानी अन्य देशों के पास जो आवश्यक दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं कोविड-19 के कारण, वो ऑपरेशन चलाया गया था वस्तुतः भारतीय वायुसेना के द्वारा। यदि अपन नेपाल की बात करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। इसके प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। इसके बाद अपन बात करेंगे राजस्थान से संबंधित विशेष प्रश्नों की, क्योंकि जो बच्चे रीट, राजस्थान पुलिस से संबंधित तैयारी कर रहे हैं उनसे कुछ प्रश्न राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर्स के भी पूछे जाते हैं। तो राजस्थान से संबंधित अपना पहला प्रश्न है, केसरी सिंह बारहट स्मृति साहित्य सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया था? 4 विकल्प हैं, किशन लाल वर्मा, जगदीश पारीख, जगजीवन राम या राहुल रवेल। तो इसका सही उत्तर है किशन लाल वर्मा को दिया गया था। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय योग अवार्ड दिया गया था? यानी दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ वहां प्रधानमंत्री के द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग अवार्ड दिए गए थे। तो किन राजस्थानियों को ये अंतरराष्ट्रीय योग अवार्ड मिला है? ऑप्शन नंबर 1 है सुनीता चौधरी, नंबर 2 पे है हर्षिता, 3 पर है दोनों को मिला है या 4 पर है निम्न में से किसी को भी नहीं मिला है। तो इसका सही उत्तर है 3 नंबर, दोनों को, यानी सुनीता चौधरी और हर्षिता दोनों को अंतरराष्ट्रीय योग अवार्ड प्रधानमंत्री से मिल चुका है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से राजस्थान के किस स्थल को श्रेष्ठ 20 स्थलों में चुना गया है? यानी पूरे विश्व के जो 20 सबसे अच्छे पर्यटन स्थल हैं उनमें राजस्थान का कौन सा स्थल है? 1 नंबर पे है जोधपुर, 2 पर है जयपुर, 3 पर है चित्तौड़ और 4 पर है उदयपुर। तो कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है जोधपुर। और जोधपुर को कौन से क्रमांक पर रखा गया है, कौन सा नंबर दिया गया है? तो आपको याद रखना है 15वां नंबर जोधपुर को दिया गया है। उसके बाद है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, मिस दिवा राजस्थान 2020 किसे चुना गया है? 4 विकल्प हैं, अदिति शर्मा, प्रमिला रानी,
सुष्मिता देवी या मोहिनी राज। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर अदिति शर्मा। उसके बाद हम बात करेंगे आज के 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है, राजस्थान के किस व्यक्ति को हमिंग बर्ड अवार्ड दिया गया है? राजस्थान के किस व्यक्ति को हमिंग बर्ड अवार्ड दिया गया है? 4 विकल्प हैं, कैलाश विश्नोई, किशनलाल वर्मा, जगदीश पारिक या राहुल रवेल। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर कैलाश विश्नोई। इसके बाद चलते हैं हम आज के विशेष प्रश्न की ओर। आज का अपना विशेष प्रश्न है, सुपोषित मां अभियान की शुरुआत कब की गई थी? जी हाँ, सुपोषित मां अभियान की शुरुआत कब हुई? 4 विकल्प हैं, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 31 मार्च या 30 मार्च। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।